हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्टैट्स, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। बेटा बहुत ही शानदार चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे हर चीज को आप रिलेट करके समझ सकते हो और आपका भाई तो हर चीज को रिलेट करके ही पढ़ाता है। बहुत मजा आने वाला है, वन शॉट में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये डाटा कलेक्शन क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा है क्या। अब इससे भी पहले ये डाटा क्या होता है, डाटा को समझते हैं। डाटा क्या है बेटा, वो इंफॉर्मेशन जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसमें, नंबर्स में। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हो उसे बोलते हैं डाटा। इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स दैट आर यूज्ड फॉर एनालिसिस। तो डाटा क्या है, ये वो फैक्ट्स और वो फिगर्स है जिसको आप एनालिसिस के लिए यूज करोगे, उसे बोलते हैं डाटा। ठीक है बेटा। अब इस डाटा को एक सिस्टमैटिक मैनर में इकट्ठा करना ही कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाता है। देख लो एक बार डेफिनेशन, डाटा कलेक्शन डिफाइंड द प्रोसीजर। क्या है बेटा, ये एक प्रोसीजर है क्या करने का, कलेक्ट करने का। कलेक्ट किसको करना है, डाटा को, उसे मेजर करते हैं फिर उसे एनालाइज करते हैं। ठीक है बेटा, किसके लिए, रिसर्च करने के लिए। और कैसे इसको इकट्ठा किया जाता है बेटा, स्टैंडर्ड वैलिडेट टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक से डाटा को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है बेटा, उस टेक्निक से आप डाटा को इकट्ठा करते हो, ठीक है, उसे मेजर करते हो, उसे एनालाइज करते हो रिसर्च करने के लिए, उसी को बोलते हैं डाटा कलेक्शन। ठीक है बेटा, हर फील्ड के लिए डाटा को कलेक्ट करने की जो अप्रोच होती है ना बेटा वो अलग होती है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है किस पे, कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके हिसाब से आप डाटा को कलेक्ट करने की अप्रोच यूज करोगे। ठीक है बेटा, चलिए आई होप क्लियर हो गया। अब आता है हमारे पास सोर्स ऑफ डाटा। हम इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो हम डिवाइड करते हैं इसको प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। एक तरीका और है इसको डिवाइड करने का, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। नाम से आपको पता लग रहा है, एक एक करके आगे हम डील करेंगे इनसे। सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पहले बात आती है हमारे पास प्राइमरी डाटा। नाम से ही पता लग रहा है प्राइमरी, सबसे पहले। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा आर दोज दैट आर कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, वो डाटा जो सबसे पहली बार इकट्ठा किया गया है। ठीक है बेटा, फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर्स डायरेक्टली फ्रॉम द मेन सोर्स थ्रू इंटरव्यू, सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स। यहां पर जो डाटा है वो रिसर्चर्स द्वारा डायरेक्टली इकट्ठा किया जाता है। वो खुद जाते हैं रिसर्चर्स और डायरेक्टली इकट्ठा करते हैं डाटा को। अरे बात समझ में, फ्रॉम द मेन सोर्स। मेन सोर्स मतलब जहां से इंफॉर्मेशन आनी है, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, वहीं पर जाकर रिसर्चर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। आई बात समझ में, क्लियर। कैसे करते हैं, इंटरव्यू से, सर्वे से, एक्सपेरिमेंट से। सिंपल सी बात है, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है, मेरे को आपका डाटा इकट्ठा करना है कि भैया कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कौन से चैनल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके पास आया, मैं कौन हूँ, रिसर्चर हूँ। ठीक है, मैं आपके पास आया और मैंने हर एक बच्चे से पूछ के डाटा इकट्ठा करा कि भैया आपका क्या नाम है, आप क्या प्रेफर करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन करते हो तो कौन से चैनल से करते हो। इस तरह से मैंने आपका डाटा इकट्ठा करा। क्या है ये, प्राइमरी डाटा। क्यों, क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ, डायरेक्टली किसके पास गया, मेन सोर्स। मेन सोर्स कौन हो, आप लोग हो। ठीक है, आपसे डायरेक्टली मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, तो क्या है वो प्राइमरी डाटा। समझ में आ गया बेटा। अब इसको इकट्ठा करने के दो तरीके होते हैं बेटा, एक होता है सेंसस, एक होता है सैंपल। इसको डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम लोग। हल्का सा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सेंसस मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, वो ईच एंड एवरी यूनिट का करते हैं, हर एक का। मतलब आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, मैं हर एक के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा और डाटा इकट्ठा करूंगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंसस। मतलब पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उन सबका डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है, अगला आता है सैंपल। सैंपल में क्या होता है बेटा, यहाँ पर सबका डाटा इकट्ठा ना करके कुछ लोगों को मैंने सेलेक्ट कर लिया एज अ सैंपल कि भैया वो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे डाटा इकट्ठा कर लिया। जहां पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा होता है ना, तो वहां पे हम सैंपल मेथड का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने के कौन कौन से मेथड्स है। पहला आता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सिंपल सा मेथड है जिसमें डाटा को पर्सनली कलेक्ट किया जाता है बाय द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर जो है
वो रिस्पोंडेंट के पास जाएगा और पर्सनली डाटा को इकट्ठा करेगा। जो मैंने आपको बताया, मैं हूं इन्वेस्टिगेटर, आप हो रिस्पोंडेंट, हर एक के पास मैं जाऊंगा और अपना डाटा इकट्ठा करूंगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलिए, अब आता है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है बेटा? यहाँ पर डाटा जो है ना किसी थर्ड पार्टी से इकट्ठा किया जाता है। ठीक है बेटा, हु हैव इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। मतलब डायरेक्टली पार्टी के पास नहीं गया मैं, ठीक है, मैं किसी ऐसे पर्सन के पास गया जिसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी। किसके बारे में? सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जैसे मैं आपके क्लास टीचर के पास गया, उनके पास आपका डाटा ऑलरेडी है, ठीक है, मैंने उनसे आपका डाटा ले लिया। आई बात समझ में? ठीक है, इकट्ठा मैंने खुद किया है जाकर, बट किसी एक ऐसे पर्सन से जिसके पास आपका ऑलरेडी डाटा था। डाटा उन्होंने इकट्ठा नहीं किया, ध्यान रखना, अगर उन्होंने आपका डाटा पहले ही इकट्ठा किया था तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा फिर मेरे लिए। बट यहाँ पे हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी में क्या है? डाटा किसी ऐसी थर्ड पार्टी से इकट्ठा किया जाता है जिसके पास आपकी इंफॉर्मेशन है। उसने डाटा इकट्ठा नहीं किया, उसका काम है वो इंफॉर्मेशन आपके पास रखना, अपने पास रखना। अरे बस समझ में, मैंने वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है। क्लियर हो गया? जैसे मैं आपके क्लास के पास गया, क्लास के बाद आपका सबसे सारा डाटा कि नाम में ये है, ऐसे ऐसे है, इन बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी उनके पास डाटा है, तो मैंने वहां से डाटा इकट्ठा कर लिया। समझ में आ गई बात? कि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में, वहां से मैंने ले लिया। ये मेथड मेनली वहां पे काम आता है जहां पर लैंग्वेज बैरियर आता है कि भैया जो रिस्पोंडेंट है वो एनुमरेटर की लैंग्वेज को नहीं समझेगा, या पढ़ा लिखा नहीं है, या इंटरेस्टेड नहीं है रिस्पॉन्स करने में, ठीक है, तो वहां पर हम किसी थर्ड पार्टी का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट्स। बेटा आपको पता है ना, न्यूज चैनल्स, कहीं भी कोई भी घटना हुई हो, न्यूज चैनल को फटाफट पता लग जाता है। कैसे? क्योंकि न्यूज चैनल वालों ने क्या करा होता है ना, हर एरिया में अपने लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स लगा रखे होते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर एरिया ही आपको संभालना है, या कोई भी न्यूज होगी आप मुझे दोगे, ठीक है ना, ये एरिया आपका है। तो इस तरह से हर एक एरिया में कुछ लोगों को उन्होंने सेटल डाउन कर रखा होता है जो वहां की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, वही बोलते हैं इंफॉर्मेशन फॉर लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो एजेंट इकट्ठी करते हैं, ठीक है ना, जिसको इन्वेस्टिगेटर ने अपॉइंट कर रखा है। ये मेनली मेथड प्रेस वगैरह के लिए ही काम आता है, ठीक है, प्रेस, जर्नल, न्यूज़पेपर वगैरह में काम आता है। क्लियर? चलिए, अगला आता है मेल्ड क्वेश्चनरीज। यहाँ पे आप क्या करते हो? एक क्वेश्चनरी बनाते हो। क्वेश्चनरी क्या होता है? आपने देखा होगा, आप यूट्यूब चलाते हो तो उस टाइम पे सर्वे से आता है ना कि यार आप सर्वे फिल करना चाहते हो, आप क्या करते हो? स्किप कर देते हो उसे, ठीक है। बट वो जो सर्वे है वो क्वेश्चनरी है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं कुछ जो चाहते हैं वो लोग कि भैया मैं वो यूट्यूब को इम्प्रूव कर सके, उसके लिए कुछ आपसे रिस्पॉन्सेज चाहते हैं, तो वो क्या करेगा? क्वेश्चनरी में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चनरी होती है उसको आप मेल कर देते हो, किसको? अपने इन्फॉर्मेंट को, ठीक है, और वो उसको फिल करके आपको वापस दे देता है। इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आई बात समझ में? डाटा इज कलेक्टेड टू द क्वेश्चनरीज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चनरीज क्या होती है भैया? जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उसे मेल करते हो किसको? इन्फॉर्मेंट्स को, और वो आपको फिल करके वापस कर देता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगला आता है क्वेश्चनरी फिल्ड बाय एनुमरेटर। अब क्या होता है ना बेटा, जब आप मेल करते हो ना तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। इवन आप खुद देख लो, आपके पास वीडियो के बीच में एक सर्वे आता है, आपने कितने लोग भरते हैं उसे? नहीं फिल करते, नहीं करते ना, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं होते। तो कोई मेल चेक करके फॉर्म फिल करके वापस क्यों करेगा? तो उसमें बड़ा लूप होल है, ठीक है, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। और मेनली लोग सारे पढ़े लिखे होने चाहिए यहाँ पे, जो एजुकेटेड है वही तो फिल करके वापस कर पाएंगे, रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, अदरवाइज रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या आता है? क्वेश्चनरी फिल्ड बाय एनुमरेटर। जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना वो बहुत सारे एनुमरेटर्स हायर करता है। एनुमरेटर्स क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो जाकर घर घर जाकर, मतलब इन्फॉर्मेंट के पास जाकर उससे इंफॉर्मेशन लेंगे डायरेक्टली जाकर, ठीक है। मैं एनुमरेटर हूं, ठीक है, मुझे किसी इन्वेस्टिगेटर ने हायर किया है, मैं आपके पास आऊंगा और जितने भी क्वेश्चंस मेरी क्वेश्चनरी में है वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और मैं खुद फिल करूंगा। अरे बस में, तो वो बन जाएगा मेरा क्वेश्चनरी फिल्ड बाय एनुमरेटर। और इस टाइम पे जो क्वेश्चनरी थी ना उसका नाम चेंज हो जाएगा, उस क्वेश्चनरी को बोलेंगे हम शेड्यूल। ठीक है ना बेटा? जो क्वेश्चनरी एनुमरेटर खुद लेके जाएगा, खुद फिल करेगा, उसको बोलते हैं शेड्यूल। समझ में आ गई बात? चलिए, कोई डाउट बेटा? तो यहाँ पर ट्रेन एनुमरेटर्स को हायर किया जाता है जो रिस्पोंडेंट के पास जाकर क्वेश्चंस पूछते हैं और हमारी क्वेश्चनरी या हम शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल को फिल करते हैं। समझ में आ गया बेटा? बहुत बढ़िया। अगला है टेलीफोन इंटरव्यू। आपके पास बहुत सारी कॉल आती होगी, ठीक है, आपके मॉम के पास, डैड के पास कि हाँ जी हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम इस सर्वे करना चाहते हैं।
तो वो लोग क्या करते हैं ना, आपको कॉल करते हैं और आपका रिस्पॉन्ड लेते हैं कॉल पे ही, ईजी, ठीक है। तो डाटा इज कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर, इंटरव्यू के साथ टेलीफोन पे ही डाटा इकट्ठा किया जाता है, उसे पूछा जाता है और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आगे बात समझ में, सारे मेथड्स क्लियर हो गए बेटा। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, इन मेथड्स की ना कुछ मेरिट्स होती है और डीमेरिट्स होती है, ठीक है। अब मैं चाहता नहीं कि आप रट्टा मारो, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपली समझा रहा हूँ, ठीक है। मेनली कौन कौन सी मेरिट्स होती है बेटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो डाटा है वो कैसा आएगा, ओरिजिनल, ठीक है। यहां पर बियास्ड नहीं होगा, यहां पर लार्ज एरिया कवर नहीं होगा। अरे बस समझ में, तो बेटा इस तरह से आप मेरिट डीमेरिट खुद बना सकते हो, क्या कि भैया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में डाटा क्या होता है, कैसा होता है, ओरिजिनल डाटा होता है, ठीक है, क्लियर, ओरिजिनल होता है और वैल्यूएबल होता है। वैल्यूएबल मतलब समझते हो ना, विश्वसनीय, इसका विश्वास होता है क्योंकि खुद इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। लेस बियास्ड होता है, बियास्ड नहीं होता है, ठीक है ना, कि भैया उसमें आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, अपने पर्पस के लिए आपने बियाज नहीं करा है, ठीक है। लार्ज एरिया, इसमें आप ज्यादा एरिया कवर नहीं कर सकते क्योंकि हर एक के पास जाके ये पॉसिबल नहीं है ना कि बहुत एरिया कवर कर पाओ। इसमें आपकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा लगती है, टाइम ज्यादा लगता है, तो ये इकोनॉमिकल नहीं है बेटा। यही कुछ फीचर्स है जिसके बेस पे आप सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स याद रखोगे। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, मेलिंग मेथड में क्या है, रिस्पॉन्डेंट कैसा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ये उसकी कमी है कि भैया एजुकेटेड नहीं होगा तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। सिमिलरली क्या होना चाहिए, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, इंटरेस्टेड होते हैं क्या, रिस्पॉन्ड करने में नहीं होते, ठीक है ना। और यहाँ पे ब्याज होता है, वो जो मर्जी भर के भेज देंगे, सिंपल सी बात है। क्या हो गई, इसकी डीमेरिट्स हो गई। फायदे क्या है इस मेथड के, क्या फायदे हैं भैया, कि आप बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हो, इजी है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, कॉस्ट बहुत कम आती है। तो बेटा इस तरीके से आपको सारे के सारे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स कर लेने हैं, आप खुद लिख सकते हो, इसलिए मैंने रटवाया नहीं है आपको। किसी का भी एग्जांपल ले लो, इनडायरेक्ट ओवर इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे क्या होता है, लार्ज एरिया कवर होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है ना, आपके टीचर का ओपिनियन मिल जाएगा बच्चों के बारे में, है ना। तो ये कुछ फायदे हैं इसके। ब्याज हो सकता है, टीचर अपने बच्चों की गलतियां थोड़ा बताएगा आपको, अरे अच्छी अच्छी बातें बताएगा, तो टीचर ब्याज हो सकता है। तो इस तरीके से आप इनके मेरिट डीमेरिट्स लिख सकते हो, इजी, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, अब आता है हमारे पास सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी, ये भी नाम से क्लियर है, ये वो डाटा है जिसको किसी एजेंसी ने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डाटा बाय सम एजेंसी व्हिच ऑलरेडी कलेक्टेड द डाटा। भैया एक एजेंसी है, इसने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट कर लिया है, उसे प्रोसेस कर लिया है, ठीक है। ये डाटा आप उस एजेंसी से इकट्ठा कर रहे हो तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। मतलब किसी थर्ड पर्सन ने ऑलरेडी, ए है, ए को इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, ठीक है ना, इसके बारे में बी सी डी ई एफ, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन ए को इकट्ठी करनी है, ठीक है। इन सब की इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी एक एजेंसी है एक्स वाई जेड, उसने इन सब की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इकट्ठी कर रखी है, प्रोसेस कर रखी है। ए एक्स वाई जेड के पास गया और इससे डाटा ले लिया, तो ये कौन सा हो गया भाई, ये हो गया सेकंड डाटा, इजी। मतलब किसी थर्ड पार्टी से आपने जो उसने डाटा इकट्ठा किया था वो ले लिया और उसे यूज कर लिया, उसी को बोलते हैं क्या, सेकंड डाटा। इजी बेटा, बहुत बढ़िया। अब एक बार फटाफट डिफरेंस समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। सबसे पहले तो प्राइम डाटा का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट हैंड डाटा जो इकट्ठा कर रहा है किसने, रिसर्चर ने अपने आप, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है बेटा, यहाँ पे डाटा जो है वो ऑलरेडी किसी ने पहले ही इकट्ठा कर रखा होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे डाटा जो है रियल टाइम होता है, यहाँ पे पुराना डाटा होता है, यहाँ पे आप खुद इकट्ठा कर रहे हो अभी के अभी, और यहाँ पे पुराना डाटा पास डाटा होता है। प्रोसेस, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें तो डाटा लेना है, उसको यूज करना है, दैट्स इट, ठीक है। सोर्स, यहाँ पे क्या करते हो आप, सर्वे करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, क्वेश्चनरीज भेजते हो, पर्सनल इंटरव्यू करते हो। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ने जो पब्लिश कर रखा है डाटा वो यूज कर लोगे, वेबसाइट्स पे आपको डाटा मिल जाता है, बुक्स में आपको डाटा मिल जाता है, जर्नल में, ठीक है, इंटरनल रिकॉर्ड्स में, यहाँ से आपको डाटा ऑलरेडी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खुद इकट्ठा नहीं करना होता, अलग सोर्स से आपको डाटा मिल जाता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, भैया प्राइम डाटा आपको खुद इकट्ठा करना है
है ना, ज्यादा के अलग अलग एनुमरेटर्स को भी हायर करना पड़ता है कभी कभी, तो ये एक्सपेंसिव होता है, ये इकोनॉमिकल होता है, ये ऑलरेडी किसने डाटा इकट्ठा कर रखा है, आपको बहुत यूज करना है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ टाइम, इसमें बहुत टाइम लगता है इकट्ठा करने में, यहाँ पे क्या टाइम लगना है, जाना है और लेके आना है, तो बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम लगता है इसमें, ठीक है। स्पेसिफिक, ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड, जो मेरा पर्पस है, मेरे पर्पस को फुलफिल करता है कौन सा डाटा, प्राइमरी डाटा, क्योंकि मैंने अपने पर्पस के हिसाब से इकट्ठा करा है। सेकेंडरी मेरे पर्पस को फुलफिल कर भी सकता है और नहीं भी करता, क्योंकि ये तो रिसर्चर ने, थर्ड पार्टी ने अपने पर्पस के लिए इकट्ठा किया है ना, मैं तो उसे यूज कर रहा हूं अपने, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये हमारे पर्पस को फुलफिल कर भी सकता है और नहीं भी, और मैक्सिमम केस में नहीं करता, तो हमें उसे पहले मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, यहाँ पे एक्यूरेट होगा, खुद आपने इकट्ठा करा है, आपको विश्वास है आपके इन्फॉर्मेशन पे, आपके एनुमेटर्स पे, ठीक है, आपने खुद इकट्ठा करा है। यहाँ पर क्या है भैया, विश्वास कम होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक्यूरेसी भी कम होगी और रिलायबिलिटी भी कम होगी। आपको क्या पता कि सामने वाली पार्टी की एफिशिएंसी है भी कि नहीं है डाटा इकट्ठा करने की, किस तरीके का इकट्ठा किया गया है, बियास्ड है या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर विश्वास थोड़ा सा कम होता है। समझ में आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मेनली जिस बेसिस पे आप से डिफरेंशिएट करते हो प्राइमरी सेकेंडरी को, वो है आपका एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी किसमें ज्यादा होगी भाई, प्राइमरी में, सेकेंडरी में एक्यूरेसी नहीं होगी। ओरिजिनल डाटा किसमें मिलेगा आपको, प्राइमरी में। कॉस्ट, हाई कॉस्ट किसमें आएगी, प्राइमरी में, ठीक है ना, सेकेंडरी में लो कॉस्ट आएगी। मॉडिफिकेशन किसमें चाहिए होगी आपको, सेकेंडरी में। प्राइमरी आपने खुद अपने पर्पस के हिसाब से इकट्ठा करा है, तो उसमें तो मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड डाटा को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्लियर। अब आता है बेटा हमारे पास पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डाटा। तो पहले एक बार पब्लिश डाटा देखते हैं। पब्लिश नाम से क्लियर है, जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी छपा हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो कौन कौन सोर्स है, पहला आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। आपको पता है गवर्नमेंट बहुत चीजें पब्लिश करती है कि भैया बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी हो गई है, सब चीज कौन पब्लिश करता है भाई, गवर्नमेंट पब्लिश करती है, ठीक है। तो आप वहां से डाटा यूज कर लेते हो। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, एमसीडी वगैरह, ये भी डाटा पब्लिश करते हैं टाइम टू टाइम। जो आपकी अलग कमेटीज होती है, कमीशन होते थे, तो पहले प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग है हमारे पास, जिसको हम आजकल नीति आयोग बोलते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग क्या करता है, जो प्लान्स होते हैं उनको क्या करता है, पब्लिश करता है ना, कि भैया ये कमेटी बनी थी, आपको पता है अलग कमेटी बनाई जाती है। इवन एग्जाम्पल लो, क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना, बीसीसीआई क्या है, एक कमेटी बनी हुई है, जो भी उसमें डिसीजन लिए जाते हैं उन सबको क्या पब्लिश किया जाता है, करते हैं ना, कि भैया ये टीम है, ठीक है, इस पर्टिकुलर दौरे के लिए ये टीम बनाई गई है, ठीक है। तो कमेटी और कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो पब्लिश की जाती है। प्राइवेट पब्लिकेशन भी होते हैं बहुत सारे, जैसे जर्नल हो गया, न्यूज़पेपर रिसर्च हो गई, ठीक है ना, न्यूज़पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, और पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जो ट्रेड एसोसिएशन होते हैं आपके, ट्रेड एसोसिएशन, कॉटन मिल एसोसिएशन, तो वो कॉटन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस मिल से रिलेटेड वो सब पब्लिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WHO। अब ना कोरोना में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितना सारा डाटा जो है वो पब्लिश करता रहता था, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती है पब्लिश हमारे पास सोर्सेज है, ठीक है बेटा। चलिए, अब आता है हमारे पास अनपब्लिश। अनपब्लिश क्या होता है बेटा, जो कहीं पे छापे ही नहीं गए, इकट्ठा करके रख लिया गया पर उसको कहीं पब्लिश नहीं किया गया, ठीक है। द स्टैटिस्टिकल डाटा नीड नॉट ऑलवेज टू बी पब्लिश, जो इकट्ठा किया गया है वो हमेशा पब्लिश किया जाए, ये जरूरी नहीं। तो अलग अलग सोर्स होते हैं अनपब्लिश मटेरियल के, जैसे जो प्राइवेट फर्म्स होती है वो डाटा अपना मेंटेन करती है, बिजनेस एंटरप्राइजेज है, स्कॉलर्स होते हैं, कुछ रिसर्च वर्कर्स होते हैं जो कहीं पे पब्लिश नहीं करते अपने डाटा को, ठीक है ना। दे मे नॉट लाइक टू रिलीज देयर डाटा टू एनी आउटसाइड एजेंसी, भैया वो चाहते नहीं है कि हमारा डाटा कहीं और रिलीज हो, बस उन्होंने अपने पर्पस के लिए इकट्ठा किया था, हमें पता लगा उसके बारे में, हमने उनसे डाटा ले लिया, बात खत्म। अनपब्लिश डाटा, क्या आप सारे अनपब्लिश डाटा को यूज कर सकते हो, नहीं, आप अनपब्लिश डाटा को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक कि आप कुछ चीजें वेरीफाई ना करो। पहला, एबिलिटी ऑफ जो इन्वेस्टिगेटर है हमारा, ठीक है, उसकी एबिलिटी, भाई जिसने डाटा इकट्ठा करा है उसकी एबिलिटी भी है कि नहीं है कि वो इस तरह का डाटा इकट्ठा कर सके, ठीक है। दूसरा, ठीक है, उसने मेथड कौन सा यूज किया है,
कौन सा मेथड उसने यूज किया वो देखोगे कि भाई जो मेथड उसने यूज किया डाटा को इकट्ठा करने के लिए वो रिलायबल है या नहीं है, वो कहीं बियास तो नहीं है, उसमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं कटी होती उस तरीके से। आ रही बात समझ में? यूनिट कौन सी उसने यूज करी है, क्या पता उसने डॉलर में डाटा इकट्ठा किया हो, आपको रुपए में चाहिए, तो उसने कौन सी यूनिट यूज करी है वो चेक करना पड़ेगा। उस टाइम पे टाइम किस तरह का था, सर्कमस्टांसेस कैसे थे, सर्कमस्टांसेस उस टाइम पे कैसे थे, मतलब अगर किसी बंदे ने डाटा इकट्ठा करा हुआ है कोरोना पीरियड का, क्या आप आज के टाइम में उसे यूज कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल सर्कमस्टांसेस अलग थे, हाँ या नहीं? तो वो सर्कुलर चेक करोगे तो सारी चीज चेक करने के बाद आप देखोगे कि हाँ भाई डाटा यूज करना है या नहीं करना है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब ये जो क्वेश्चनरी की हम बात कर रहे थे, ठीक है बेटा, ये होता क्या है मैंने आपको बताया, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन विथ स्पेस फॉर आंसर्स। आपका नाम क्या है, यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना, कौन सी क्लास में हो, इस तरह से अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें स्पेस होता है आंसर लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा, अच्छी क्वेश्चनरी कौन सी होती है बेटा? पहली, ठीक है ना, अ कवरिंग लेटर विद ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ सर्वे, मतलब एक ऐसा लेटर होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो और स्कोप जो है वो सर्वे का वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत कम से कम हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किसी को आप फिल करने के लिए दोगे वो वैसे इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होना चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए भैया। अरे बस समझ में, कभी भी पर्सनल चीजें नहीं पूछनी आपको क्वेश्चनरी में, ठीक है। क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चनरी शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड, उसका जो अरेंजमेंट है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आप पहले उसका रेजिडेंस नहीं पूछोगे किसी पर्सन का, भाई नाम पूछोगे, उसका फादर्स नेम पूछोगे, फिर रेजिडेंस पूछोगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से एक लॉजिकली लगा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चनरी को भेजने से पहले, अच्छा इसमें ना क्लियर इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी देनी चाहिए, ठीक है। आप ना इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो उसे कि हाँ भाई ब्लैक पेन से यूज करना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो क्रॉस वेरीफाई हो जाए, दो तीन पॉइंट इसमें डले नहीं है, इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सको, ठीक है। ऊपर कुछ आपने क्वेश्चन पूछा, नीचे आप उसे वेरीफाई कर सको, इस तरह से आपके पास क्वेश्चनरी होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन ना हो, एक और पॉइंट, भैया कैलकुलेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि आपको पता है ना ज्यादातर लोग जो है वो कैलकुलेशन को पसंद नहीं करते। अरे बस समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चनरी बनाते वक्त आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए, अब क्वेश्चनरी को उसके रिस्पोंडेंट को देने से पहले, मेल करने से पहले आपको क्या करना है, उसका पायलट सर्वे करना है। पायलट सर्वे क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल आपको लेना है, उनको आपको क्वेश्चनरी देनी है, उसको देखना है कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस क्वेश्चनरी को, ठीक है। क्या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो वो चेंजेस करने हैं आपको अपनी क्वेश्चनरी में, फिर आपको आपके अपने रिस्पॉन्डेंट को देना है। आई बात समझ में? ट्राई करना है, मतलब सिंपल वर्ड में बोलूं तो ट्राई करना है अपनी क्वेश्चनरी को छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल पे, ठीक है, और देखना है क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करनी है, क्लियर बेटा। अच्छा, ये टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं ना क्वेश्चनरी के अंदर, जो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह के होते हैं बेटा? ये चार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है हमारे पास सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। दूसरा होता है हमारे पास यस और नो वाले क्वेश्चन, क्या आपके पास कार है, आप यस या नो पे टिक कर दोगे, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं। इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है, फिल करना होता है। एक होता है बेटा ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन वो होते हैं जिसपे आप जो मर्जी जितना मर्जी लिख सकते हो, अपना राय, अपना ओपिनियन आप प्रोवाइड करते हो उसके ऊपर, ठीक है। भारत की पॉपुलेशन कैसे कम किया जाए, इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है कैसे कम करे, ये ओपन क्वेश्चन हो गया। हर पर्सन अपना ओपिनियन उस पर दे सकता है, ठीक है बेटा। तो चार तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, इजी। सो दैट्स इट विद आवर चैप्टर। आई होप सभी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना दूंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई है। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि मैं आपको हर चीज यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो।